हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में रीड कर लिया होगा, जैसा कि आज हम टेट यूपी टेट के जो है तो सिलेबस के बारे में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही वृद्धि एवं विकास नामक टॉपिक्स को हम आपको सरल शब्दों एवं आसान शब्दों में बताएंगे तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा। इससे पहले आप जो है तो जान लीजिए यूपी टेट का पैटर्न जो है तो एग्ज़ाम का पैटर्न हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यूपी टेट का जो है तो रेट्रो और सेट पैटर्न है और एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो है तो एक नए शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और उसी के आधार पर आपका जो है तो नया टेट और सुपर टेट जो है तो उसी के ज़रिए जो है तो नई शिक्षक भर्ती होगी। और जो है तो आपका जो टेट होने वाला है 2022 का, क्योंकि 2021 का जो टेट जो है तो 2022 में हुआ है और 2022 में कोई टेट नहीं हुआ, जो आपका संभावित है कि 2023 में होगा, जो कि जिसका नोटिफिकेशन जो नए शिक्षा आयोग के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं हम इसे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट है और टेलीग्राम में भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको सभी आवश्यक PDF प्रदान की जाती है। तो ये इसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसी को आज हम करेंगे। यहाँ पर आपको जो है तो नोट्स यूपी टेट की 100% सफलता के साथ आपको दी जाएगी और बहुत ही कम प्राइस होगा 149। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में 149 में कुछ नहीं होने वाला है। यदि इसके पहले आप जो है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सके। और फिर इसके बाद विशेषताएं आप जान लीजिए कि पाठ्यक्रम का जो पूरा आधार हो NCERT बेस्ड होगा, थ्योरी होगा और विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेट में जो है तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते, प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके बाद जो है तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जैसा कि आप पेपर फर्स्ट एवं सेकेंड में जान रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका जो है तो पहला हो जाएगा वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इस दूसरे में हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, विकास के सिद्धांत किस प्रकार होता है, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर इसमें हम जानेंगे विकास के आयाम, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास के प्रभावी कारक, अर्थात विकास को जो है तो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा फैमिली, हो जाएगा आपका नेबरहुड, हो जाएगा विद्यालय, हो जाएगा पीयर ग्रुप, ये सभी प्रभावित करते हैं। और फिर अंतिम में आपका हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, अर्थात व्हाट आर रोल्स आर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर एक यूनिट आपकी समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगले में हो जाएगा आपका अधिगम एवं अभिप्रेरणा, लर्निंग एंड मोटिवेशंस, इसको भी हम कवर करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले बात हम अधिगम का अर्थ जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और इसकी प्रक्रिया जानेंगे। और फिर दूसरे में अधिगम के प्रभावी कारक, लर्निंग इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद हम जानेंगे अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत जिन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जैसे कि आपका होगा थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर, गुथरी, क्लार्क हल, ये सभी लोग हो जाएंगे। और जो है तो गेस्टाल्टवाद में जो है तो कोहलर, कफका, कार्ल लेविन हो जाएंगे। और जो संज्ञानवादी हैं, संज्ञानवादी या रचनावादी हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की आदि की थ्योरी को हम अधिगम के सिद्धांत को इसमें पढ़ेंगे। और फिर अंतिम हो जाएगा बालक कैसे सीखते और सोचते हैं, हाउ टू चाइल्ड्स थिंग्स एंड लर्निंग्स, कि बालक किस प्रकार जो है तो सीखते हैं और सोचते हैं। और फिर इसके बाद हम जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं व्यक्तित्व एवं बुद्धि। फिर इसके बाद जो अगले टॉपिक होगा उसमें हम चाहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं। और इसके बाद व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को जानेंगे। और फिर हम बुद्धि को, इंटेलिजेंस को जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इस यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ एवं प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक।
और फिर इसके बाद दूसरे में जानेंगे भाषा, लैंग्वेज, इसके बाद जेंडर, समुदाय, कम्युनिटी, जाति, कास्ट और धर्म, रिलीजन्स, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ। तो आई होप कि इन सभी जो है तो यूनिटों को आपने जो है तो समझ लिया होगा। और इसके बाद हम चलेंगे तो अगले यूनिट पर, तो आपका हो जाएगा ये व्यक्तित्व की अवधारणाओं और प्रकार, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जानेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत और इसका मापन। जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं जो चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, इसके बारे में जानेंगे। और इसका मापन किस प्रकार किया जा सकता है। IQ, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट जो दिया गया है IQ बराबर MA/100। और फिर बहुआयामी बुद्धि जानेंगे। और इसके बाद अगली यूनिट है अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन। इसका भी जो है तो इस यूनिट में जानेंगे। तो इस यूनिट के अंतर्गत हम कौन कौन से अध्ययन करेंगे, तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े एवं मानसिक रूप से मंद प्रतिभाशाली बालकों के बारे में हम जानेंगे, सृजनात्मक क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे, वंचित बालक अर्थात जो किसी क्षेत्र में पिछड़े हैं, जो जिनके जो है तो फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर अधिगम निर्योग्यताओं की कठिनाई के बारे में हम जानेंगे। और फिर इसके बाद हम जानेंगे अगले जो है तो प्रकरण में या फिर यूनिट में हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आकलन एवं मापन अर्थात मेजरमेंट एंड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के संदर्भ में NCF, नेशनल काउंसलिंग फ्रेमवर्क 2005 जो है तो क्या करता है, उसी के बारे में इस यूनिट में जाए। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम नीतियों की विधियाँ, अर्थात जो NCF जो है तो हमारा आया है 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, जिसकी शुरुआत जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो है तो पंक्तियाँ सभ्यता और प्रगति से हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर इसके बाद इसमें दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए कि आकलन हम किसे कहेंगे, मापन किसे कहेंगे और मूल्यांकन, इन सभी को हम जानेंगे। इसके बाद व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCS, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे अगले पर उपलब्धि परीक्षण एवं निर्माण। फिर इसके बाद हम जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। तो आई होप कितना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम जानेंगे इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अर्थात जो RT एक्ट 2009 है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है तो जो भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, उसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से जो है तो अनुसूचियाँ प्रविष्टियाँ हैं, इसको जानेंगे। और फिर इसके बाद हम अब चलेंगे अपने पहले टॉपिक पर, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। अभिवृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना आकार में बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, अर्थात व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर आर शेप स्टार्टिंग ग्रोइंग इज द नोन एज ग्रोथ, अर्थात वृद्धि वह प्रक्रिया है जो कोशिकाओं की वृद्धि को दर्शाता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात जब कोई बालक होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, तो उसकी मसल्स बढ़ती हैं, जो है तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो और हम वृद्धि के अब जो है तो क्वालिटी देखेंगे, गुण देखेंगे। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ग्रोथ एक एक्सटर्नल चीज, अर्थात हम इसे अपनी आंखों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यदि कोई बालक है, मान लीजिए शैशवावस्था में, इसके बाद बाल्यावस्था में जाएगा, तो हम देखेंगे कि हाँ उसकी कुछ वृद्धि हुई है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है, तो हम बाह्य रूप से उसे देख सकते हैं। और इसके बाद वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, निश्चित रूप से वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक चलती है, जो है आपकी शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, इसके बाद रुक जाती है। और फिर तीसरे पॉइंट पर आपका हो जाएगा, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, अर्थात वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता सिस्टमेटिक, कि मान लीजिए कि आपका पहले इस अंग में वृद्धि हुई, वो अनकंटिन्यूअस होती है। उदाहरण, जब कभी हमारे
लंबाई बढ़ती है और कभी हमारा भार बढ़ता है। अर्थात कभी आपकी जो है तो या तो लंबाई अधिक बढ़ जाती है, भार आपका नहीं बढ़ता है, या फिर भार बढ़ जाता है, लंबाई नहीं बढ़ जाती है, या फिर दोनों बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस इसमें नहीं रहता कि कौन आगे बढ़ेगा। और इसके बाद 4th नंबर पर चले तो वृद्धि दिशा विहीन होती है। अर्थात वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती कि आप सिर से पैर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सिर से पैर की तरफ या पैर से सिर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक को दर्शाता, क्वांटिटी दर्शाता है, यही वृद्धि का गुण है। और फिर अगले नंबर पर जाएंगे तो वृद्धि कोशिकीय जीव पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। अर्थात जो कोशिका विभाजन द्वारा जो शरीर के जो है तो आंतरिक अंगों के जो परिवर्तन देखा जाता है, दिखाई देता है हमें जो है तो गुणात्मक रूप से, उसे हम वृद्धि कहते हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे आसानी पूर्वक। और फिर अगले नंबर पर चलेंगे तो वृद्धि से विकास भी हो सकता है। अर्थात वृद्धि में जो है तो विकास इंक्लूड रहता है कहीं ना कहीं। आप मान लीजिए जो है तो आप किस जो है तो कोशिकाओं मसल्स में जो है तो इंक्रीजेज हुई मल्टीपल सेलुलर से बहुलक के द्वारा, तो आपके जो है तो मसल्स बड़ी हुई, कोऑर्डिनेशन हुआ, आपके जो है तो विकास होगा, एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपका विकास हो रहा है। आप जो है तो चीज़ों को जो है तो अपने नए व्यू के साथ सोचना प्रारंभ कर दे रहे हैं, तो ये जो कहीं ना कहीं वृद्धि में विकास इंक्लूड होता है। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसमें वृद्धि होती, परंतु जब वे जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ये निश्चित नहीं होता। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलेंगे विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आने लगती है तो उसे विकास कहते हैं। अर्थात ये जब छोटा सा बालक होता है, मान लीजिए वो शैशवावस्था में है, जब पहली बार जो है तो वो आग को देखता है तो उसमें जो है तो हाथ उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वो जो है तो आगे बढ़ता है उसका हाथ आग की तरफ जलता है तो वो है उसे गर्माहट का महसूस होता है तो उसे अपना हाथ खींच लेता है। तो अब यदि वह दूसरी बार जो है तो उसे देखता है आग को तो उससे दूर रहता है, उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि उसमें परिपक्वता आ गई है। वो जानता है कि अगर हम आग के पास जाएंगे, उसके जो है तो विकास हो गया है कि उससे जान चुका है कि यदि हम उसके पास आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। तो यही जो है तो उसमें संवेगात्मक तथा बौद्धिक परिपक्वता आ गई है, वो उसने इसे कुछ जान लिया है, अर्थात उसका विकास हो गया है। तो ये विकास नामक टॉपिक आपको जो है तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम विकास के कुछ गुण जानेंगे, क्वालिटी जानेंगे कि विकास हम कहेंगे इसके गुण क्या क्या हैं। तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य होता है। अर्थात विकास जो होता है आंतरिक होता है एवं बाह्य दोनों भी होता है। मान लीजिए आपकी ब्रेन मसल क्वार्टल से जो है तो वो अधिक डेवलप हो गई है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन किंतु आप जो है तो आपका भाषा ज्ञान अच्छा अर्जन है, आपकी जो है तो लैंग्वेज स्किल जो है तो अच्छी है, तो ये है आप निश्चित रूप से आप अपने समाज परिवेश में उठेंगे बोलेंगे तो वो भी आपका विकास ही होगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसे प्रौढ़ावस्था और लाइफ एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है विकास का, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। यह आवश्यक है कि कभी विकास की गति किसी अवस्था में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हुम टू टूम, जन्म से कब्र तक किया जाएगा। इतनी बात आप समझ लीजिए। और इसके बाद 3rd पॉइंट है, विकास में जो है तो निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के तौर पर हम जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में कैसे होता है, सेफेलोकार्टल, जैसे कि पहले आप जो है तो पहले आपके सिर का विकास होगा, इसके बाद जो है तो आपके केंद्रीय भाग हार्ट का विकास होगा, और अंत में आपका पैर की अंगुलियों का विकास होगा। तो एक निश्चित क्रम होता है विकास का, कि सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, फिर इसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। निश्चित क्रम है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित रूप विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे आपका सेफेलोकार्डल, प्रॉक्सिमोकार्डल होता है। विकास का सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, विकास को हम माप नहीं सकते, कि इसे केवल हम अनुभूत कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़, गुणों के थ्रू जो है तो यदि बालक जो है तो किसी स्टेजेस में हाँ ये गुण उसमें आने लगे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बालक के जो है तो
उसके ब्रेन में मैच्योरिटी आ रही, हाँ बालक जो है तो उसका विकास हो रहा है। इसे केवल हम आकलन या अनुभूत कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज बोथ आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है क्योंकि विकास के सभी पक्ष एक संगठित रूप में होते हैं। निश्चित रूप से जो है तो विकास के सभी पक्ष एक संगठित रूप में होते हैं। विकास के संगठित रूप में कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी बालक का जो है तो सामाजिक विकास यदि मानसिक विकास अच्छा हो गया है तो उसका सांवेगिक विकास भी अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, उसका नैतिक विकास भी अच्छा होगा। यदि बालक का जो है तो मानसिक विकास अच्छा हो रहा है, उसे पढ़ने लिखने में स्किल अधिक है, मान लीजिए अच्छे भाषा अर्जन है, तो निश्चित रूप से वो समाज में अच्छा समायोजन कोऑर्डिनेशन बनाएगा और वो अपने संवेगों को नियंत्रित करेगा। साथ में नैतिकता भी उसमें आ जाएगी कि हाँ कौन सी चीज़ उसे समाज में करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये विकास के सभी पक्ष एक संगठनात्मक रूप से होते हैं। यदि बालक का मानसिक विकास सही से हुआ है तो उसे सामाजिक विकास से सही से होगा, संवेगात्मक विकास भी सही होगा, सामाजिक विकास भी होगा, इसके बाद जो है तो उसका नैतिक विकास भी होगा। तो विकास में अभिवृद्धि के बिना संभव नहीं होता है, अर्थात विकास में कहीं ना कहीं हम कहें तो वृद्धि सम्मिलित होती है। यदि मान लीजिए ये बड़े से गोले में यदि विकास का है तो ये छोटा वाला आपका ग्रोथ को, वृद्धि को डिनोट करेगा। तो विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। अब विकास के आयाम जान लेते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास, शारीरिक विकास का सिद्धांत, अर्थात जो शारीरिक विकास होता है आपकी मसल्स कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियां धीरे धीरे करके जो है तो उसमें जो है तो वृद्धि आती जाती है और उसका विकास होता जाता है, कहीं ना कहीं परिपक्वता आती जाती है। अस्टिफिकेशन की प्रक्रिया, अस्थिकरण की प्रक्रिया जो होती है तो उससे जो है तो कोशिकाएं तथा हम मसल्स मजबूत बनते जाते हैं। तो विकास शारीरिक विकास होता है। इसके बाद गत्यात्मक मोटर विकास, अर्थात मोटर गामक स्किल जो आपकी होती है, आप खेलना कूदना दौड़ना, ये जो है तो स्किल आपके जो है तो शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, मांसपेशियों की क्षमता। और फिर गामक विकास में जो है तो आपका चलना कूदना, भोजन करना तथा विषय आदि शामिल होता है। इसको दो भागों में, फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गति कौशल और ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल जो है तो क्रियाएं जो है तो शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है तो फाइन मोटर स्किल्स में आपको जो है तो मास्कुलर का यूज होता है। फाइन में एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखने में आप जो है तो फाइन मोटर स्किल, आप छोटी छोटी आपकी मांसपेशियों को कोऑर्डिनेशन होता है। इसके बाद कलर पेंटिंग में भी आप जो है तो आपकी छोटी से छोटी मांसपेशियां कोऑर्डिनेशन करके आप जो है तो पेंटिंग अच्छी करते हैं। इसके कटिंग और है तो ब्रेकिंग चपाती, इसमें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है, फाइन मोटर स्किल का। इसके बाद हम जानेंगे ग्रॉस मोटर स्थूल गति कौशल में, जो आपका स्विमिंग, आपका जो है तो तैरना हो गया, जंप करना दौड़ना, ये सभी आपका आ जाएगा ग्रॉस मोटर या स्थूल गति कौशल में, अर्थात जिसमें जो होता है आपकी बड़ी मांसपेशियों का काम रहता है, जिसके कोऑर्डिनेशन से आप कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये हो गया आपका स्थूल। तो ये जैसा कि आप जो है तो जान रहे होंगे, ये गामा स्टडी पॉइंट जो है तो यूट्यूब चैनल है, इसे आप जो है तो टेलीग्राम पर भी आप जो है तो सर्च करते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए